वीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या है वीट के मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं MCQ को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, 2 वीडियो आ चुकी है, हमें उम्मीद है कि आप लोग दोनों वीडियो देख चुके होंगे। अब देखिए बात आती है तीसरी वीडियो की। ठीक है, यानी ये जो है ये है पार्ट 3। ठीक है, ये क्या है पार्ट 3, यानी ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, हमने कहा था कि मैं एक 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हर क्रॉप के 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी ये शुरुआती है, मैं एक एक क्रॉप को थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें मैं जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है हम लोग उसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे एक एक क्रॉप। ठीक है, पहले अभी हमें हर क्रॉप के 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सोयाबीन ख़त्म हो चुका है, वीट की ये आज लास्ट वीडियो है। ये क्या है लास्ट वीडियो है, यानी ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद वीट का नहीं आएगा, यानी 3 वीडियो में वीट के 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है ये 62। ठीक है, कह रहा है गेहूं में जो गिरवई रोग लगता है, गेहूं में जो गिरवई रोग लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं रस्ट डिजीज, के नियंत्रण के लिए किस फफूंदनाशी का छिड़काव किया जाता है। यानी अगर कहीं पर भी गेहूं में क्या है रस्ट डिजीज लग चुकी है तो इसके हमें कंट्रोल के लिए, यानी इसको कंट्रोल करना है, नियंत्रण इसका करना है, तो किस फंजीसाइड का प्रयोग किया जाएगा, फंजीसाइड का प्रयोग किया जाएगा। फंजीसाइड को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं फफूंदनाशी, यानी वह दवा जो कवक को मार दे, वह दवा जो कवक को मार दे यानी फंजाई को मार दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं फंजीसाइड या फफूंदनाशी। ठीक है, तो अगर गेहूं में रस्ट डिजीज लगा है तो हमें पता है अगर रस्ट डिजीज लगा है तो 100% है कि वो कवक के द्वारा ही लगा होगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मैंकोजेब या डाइथेन M45 इसका छिड़काव करेंगे। ठीक है, या प्रोपिकोनाजोल, ठीक है, उसका भी छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सही हो गया, समझ गए? ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक फ्लैग स्मैट होता है। ठीक है, एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं फ्लैग स्मैट, किस फंगस की वजह से होता है यूरोसिस्टिस एग्रोपायराई। ठीक है, यूरोसिस्टिस एग्रोपायराई गेहूं के किस भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, तो गेहूं के किस भाग को ये प्रभावित करता है। यानी जो फ्लैग स्मैट एक रोग होता है, एक डिजीज होती है जो कि गेहूं में लगती है, तो कह रहा है कि गेहूं के किस भाग को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो यह जो गेहूं की जो पत्ती होती है, ठीक है, गेहूं की जो पत्ती होती है उसी को ही ये प्रभावित करता है, यानी लीफ को ही प्रभावित करता है। समझ गए? चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में रस्ट रिसर्च पर अभूतपूर्व कार्य किस महान भारतीय पादप रोग विज्ञानी ने किया था। यानी भारत में, इंडिया में रस्ट डिजीज पे कौन से ऐसे इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काम किया था। ठीक है, भारतीय पादप रोग विज्ञानी। ठीक है, यानी कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रस्ट डिजीज पे भारत में रह के काम किया था। तो एक ही वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर KC मेहता। इनको कहा जाता है रस्ट हंटर। रस्ट हंटर किसको कहा जाता है? KC मेहता को रस्ट हंटर कहा जाता है। इन्होंने क्या है इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया था।
ठीक है, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया था। ठीक है, इनको रस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर केसी मेहता। ये क्या है, भारत के रहने वाले थे और इन्होंने अपना सारा जो भी वर्क है वो रस्ट डिजीज पे ही किया है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा गेहूं की फसल में दीमक है, ठीक है, के प्रकोप से बचाव हेतु बीज को किस कीटनाशी से उपचारित करते हैं। ठीक है, क्या है, बीज को किस कीटनाशी से उपचारित करते हैं। ठीक है, देखिए कुल मिला जुला के देखिए, एक इसका कहने का मतलब है कि आपका क्या है, गेहूं की फसल है, गेहूं की क्रॉप है। अब इस क्रॉप में क्या लग गया है, दीमक अगर लग गया है, ठीक है, दीमक का प्रकोप हो गया है, यानी दीमक लग गए हैं, ठीक है, गेहूं की फसल में। तो कह रहा है अब क्या है, दीमक क्या है, एक प्रकार का कीट ही है। ठीक है, तो इसको मारने वाली जो दवा होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटनाशी। ठीक है, कीटनाशी। इतना चीज़ समझ में आ गया। गेहूं में लग रहा है दीमक, और दीमक एक प्रकार की कीट है। अब इस दीमक को मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटनाशी। ठीक है, तो दीमक के कंट्रोल के लिए देखिए क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपाइरीफास का ही प्रयोग किया जाता है दीमक के कंट्रोल के लिए। अगर कहीं पे भी दीमक लग गया है तो क्लोरोपाइरीफास डाल दीजिए, ये दवा डाल दीजिए, या दूसरा आपके पास रास्ता है दीमक को कंट्रोल करने के लिए कि आप सिंचाई कर दीजिए। क्या करिए, सिंचाई कर दीजिए, यानी इरिगेशन दे दीजिए। यानी अगर सिंचाई कर दोगे तब भी क्या है, इनका घर पूरा एकदम नष्ट हो जाएगा। ठीक है, दीमक का घर देखे ही होगे आप लोग, दीवारों वालों पे इधर उधर क्या है, पेड़ पौधों पे एकदम मिट्टी जैसे इनके घर होते हैं। सिंचाई कर दोगे तो घर इनका बर्बाद हो जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर दवा डालना है तो क्लोरोपाइरीफास डाल दो, जिसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं का माहू, ठीक है, गेहूं का माहू या इसे कहते हैं चेपा, फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है। यानी गेहूं की जो फसल होती है, ठीक है, यहाँ पे एक कीट लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफिड। क्या कहते हैं, एफिड, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, माहू। ठीक है, तो कह रहा है कि यह गेहूं की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है, यानी ऐसा क्या करता है कि फसलों को नुकसान होता है। तो यह पौधों एवं बालियों से रस चूस कर, ठीक है, क्या करता है, पौधों और बालियों से क्या करता है, रस चूसता है। समझ में। ये जो एफिड है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, गेहूं की बाली हो गया, मान लीजिए, ठीक है, बाली हो गया, ठीक, मान लीजिए इधर क्या है, पौधा हो गया इसका, ठीक, पत्तियाँ उत्तियाँ होगी। तो ये क्या है, बालियों में जो रस होगा उसको चूस लेगा, सक कर लेगा। ठीक है, और जो पौधे होंगे उसके अंदर भी कुछ रस रहता है, उसको भी चूस लेता है। ठीक है, तो यानी पौधों की बालियों और रस को चूस कर क्या करता है, पौधे को हानि पहुंचाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं में एक कीट लगता है, यानी एक कीट जो है लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुझिया बीटल। गुझिया, उसका नाम ही क्या है, गुझिया बीटल। मुख्य रूप से फसल की किस अवस्था में नुकसान करता है, यानी किस अवस्था में ये नुकसान करता है। प्रारंभिक यानी शुरुआत में नुकसान करता है, या जब दाना पकने वाला होता है तब नुकसान करता है, या जब हम लोग क्या करते हैं, उसकी कटाई करने जाते हैं तब नुकसान करता है, या हम लोग क्या है कि घरों में जब इसको हम लोग भंडार करके रख देते हैं गेहूं को तब नुकसान पहुंचाता है। तो वही 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, कह रहा है जो गुझिया बीटल है ये किस अवस्था में नुकसान करता है। तो देखिए अंकुरण और प्रारंभिक अवस्था में ही ये
नुकसान करता है। यानी जैसे ही हम लोग क्या है अपने खेत में इसको बो देते हैं गेहूं के, जैसे ही इसका अंकुरण होता है, ठीक है, उसी समय ये क्या है नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो गुझिया बीटल कब नुकसान पहुंचाएगा? अंकुरण के। एक चीज़ याद रखिए, गुझिया जैसे मान लीजिए कि हम आपको गुझिया बना के दे दिए, ठीक है, एकदम सीधे तल के निकाले और मुंह में आपके डाल दिए, तो आपका मुंह जल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो उसी तरह याद रखना है कि जैसे ही बीज का अंकुरण हो रहा है, तुरंत कौन नुकसान पहुंचा रहा है? गुझिया। ठीक है, ऐसे ही कोरिलेट करिए। जैसे मान लीजिए गुझिया आपको जलती हुई आपके मुंह में डाल दें तो आपके मुंह को नुकसान पहुंचा देगा। तो उसी तरह जब कोई बीज जर्मिनेट कर रहा होता है तो एकदम शुरुआती में होता है, एकदम गर्मा गर्म, तो उसी समय क्या है इसको नुकसान पहुंचाता है। समझ गए? तो ऐसे ही इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, गेहूं में एक क्या है कीट लगता है जिसे हम लोग कहते हैं आर्मी वर्म। इसका जो साइंटिफिक नेम है माइथिम्ना सेपरेटा। ठीक है, का मुख्य लक्षण क्या है? गेहूं में जो सैनिक कीट का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, अब जो सैनिक होते हैं, एक चीज़ याद कर लीजिएगा, सैनिक हमेशा कोशिश करते हैं कि कब अटैक किया जाए, रात में। सैनिक हमेशा क्या कोशिश करते हैं? रात में किसी देश पर अटैक किया जाए, कोई देख ना पाए हमको। ठीक है, तो उसी तरह जो सैनिक कीट होते हैं ये भी क्या है, रात में बालियों को और पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, जिस तरह एक सैनिक दूसरे देश पे जब अटैक करता है सोचता है रात में अटैक किया जाए, अंधेरे में, कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए। ठीक है, तो उसी तरह जो गेहूं में लगने वाले सैनिक कीट हैं ये भी क्या है, रात में बालियों और पत्तियों को काट कर भारी नुकसान पहुंचाता है। समझ गए? यानी यही तो गेहूं की बालियां होती हैं, ऐसे ही तो गेहूं की बालियां हैं। ठीक है, तो इसी को क्या है रात के समय काटता है और इसकी पत्तियों को काट कर खा के नुकसान पहुंचाता है। तो आज के बाद याद रखना, सैनिक कब अटैक करेंगे? रात में। तो सैनिक कीट जो है कब अटैक करेगा? रात में, बालियों के ऊपर और पत्तियों के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भंडार में गेहूं को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य घुन या कीट कौन सा? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम टिक कर लीजिएगा। यानी जब हम लोग गेहूं की कटाई कर लिए, क्या कर लिए? कटाई कर लिए, फिर उसकी क्या है मड़ाई कर लिए, यानी क्या है गेहूं की हार्वेस्टिंग किए, थ्रेसिंग किए। थ्रेसिंग के बाद अब क्या है, अब हम लोग इसको स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो स्टोर जब हम लोग करते हैं, तो जब घरों में इसको स्टोर करते हैं तो क्या है कि यहीं पे जब स्टोर कर देते हैं तो ये कीट इस पे अटैक करता है स्टोर करने पे, जिसका नाम क्या है? खपरा बीटल। क्या नाम है? खपरा बीटल। ये जब हम लोग गेहूं को स्टोर कर देते हैं, घरों में रख लेते हैं, तब उस समय ये कीट अटैक करता है, जिसका नाम है खपरा बीटल। साइंटिफिक नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकदम मतलब याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग 70 नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक, हाँ, अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गेहूं की कौन सी किस्म देर से बुआई के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है? यानी अगर आपको गेहूं की लेट सोइंग करना है, क्या करना है? लेट सोइंग करना है। लेट सोइंग करना है यानी आपको गेहूं देरी से बोना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोना है, लेकिन किसी कारण से गेहूं और लेट हो गया, तो अगर लेट से बोना है तो कह रहा है कोई ऐसी प्रजाति या वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो वो है राज 3765 या PBW 373 या HD 3062। ठीक है,
समझिए, तो ये वैरायटी सही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है असिंचित गेहूँ। असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक किस्म जो चपाती गुणवत्ता हेतु जानी जाती है, यानी कह रहा है कि असिंचित क्षेत्र यानी रेन फेड क्षेत्र के लिए गेहूं की कौन सी प्रजाति है जो कि मतलब बहुत अच्छी है और चपाती मतलब रोटी के लिए अच्छी मानी जाती है। तो उसका है C306। C306, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कहीं कहीं पे क्या है, कोई वैरायटी लिखा रहता है, जैसे अभी एक आया है HD 3062, ठीक है। तो इसमें HD का मतलब है हाइब्रिड डेल्ही, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाइब्रिड डेल्ही। HD सीरीज की जितनी वैरायटी है वो समझिए IARI से ही निकलती हैं, या कह दें ICR से निकलती हैं, ठीक है। तो HD कहाँ से? IARI से निकलती हैं। HD का फुल फॉर्म क्या है? हाइब्रिड डेल्ही, ठीक है, समझिए। एग्रीकल्चर की भाषा में HD का फुल फॉर्म क्या है? हाइब्रिड डेल्ही, ठीक है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है जो साल्ट अफेक्टेड मृदा होती हैं वहाँ पे गेहूं की कौन सी किस्म लगाई जाती है, यानी जैसे मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है और यहाँ इस खेत में क्या है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा है। साल्ट का मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसकी मात्रा क्या है, यानी साल्ट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस खेत में आप कौन सी वैरायटी का गेहूं लगाएंगे, यानी कौन सी गेहूं की वैरायटी या प्रजाति की बुआई करेंगे। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें देखिए सही हो जाएगा KRL 210 या KRL 104 या राज 3077, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक। अगला ये कह रहा है कि बायोफोर्टिफाइड गेहूँ, ठीक है, एक क्या है, जैव संवर्धित या बायोफोर्टिफाइड एक गेहूं की क्या है, किस्म है, जिसकी नाम है करण वंदना। क्या है? करण वंदना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, DBW 187 में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी क्या है, गेहूं है, ठीक है, और गेहूं की एक किस्म है, किस्म कह दें या प्रजाति कह दें या हम लोग क्या कहते हैं, वैरायटी है, और उस वैरायटी का नाम है करण वंदना। उस वैरायटी का क्या नाम है? करण वंदना। इस वैरायटी में कह रहा है कि किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या है, जितने भी हम लोग गेहूँ हो या चावल हो, उस कोई भी किस्म हो, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जो करण वंदना गेहूं की एक किस्म है, इसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा और आयरन की मात्रा और जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में टकराएगा। अगला कह रहा है भारत में हरित क्रांति के दौरान मैक्सिको से लाई गई गेहूं की प्रमुख बौनी किस्म कौन सी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था भारत में, ठीक है, हरित क्रांति जब आई थी, तो हम लोग क्या है, मैक्सिको एक देश है, वहाँ से गेहूं की बौनी किस्म लाए थे, ठीक है, बौनी किस्म लाए थे। बौनी किस्म मतलब कि ये क्या है, गेहूं की जो किस्में थीं वो छोटे छोटे पौधे थे, ठीक है, क्योंकि जब जानते हैं गेहूं के जब पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो जब हवाएं चलती हैं
हवाएं जब चलती हैं तो ये गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं तो हमारा गेहूं में बड़ा नुकसान होता है, पैदावार घट जाती है। तो फिर क्या है, इसी वजह से बौनी प्रजाति तैयार की गई। तो इसमें जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या है कि गिरते नहीं हैं, इस वजह से मतलब क्या है, गेहूं हमारा नुकसान नहीं होता, तो पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो मैक्सिको से हम लोग कुछ गेहूं की किस्में लेके आए थे, यानी कुछ वैरायटी यानी कुछ प्रजातियां लेके आए थे। उसका नाम है लरमा रोजो 64A और सोनरा 64। दो किस्म लरमा रोजो और सोनरा 64, दो को याद कर लीजिएगा, तो यही सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन, जितने मैं 100 क्वेश्चन कराया हूँ सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि बेकार है। हर क्वेश्चन को, अगर कोई सारे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेगा तो उसके कभी भी वीट से संबंधित क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस है। तो अगला कह रहा है कि भारत में विकसित प्रथम म्यूटेंट गेहूं की किस्म कौन सी थी। ठीक है, देखिए भारत में विकसित प्रथम यानी फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी कौन सी थी गेहूं की, तो कौन सी थी, सरबती सोनरा यानी म्यूटेंट वैरायटी कौन सी थी, पहली, वो भी क्या है, भारत में विकसित की गई हो। ठीक है, तो उसका क्या नाम है, सरबती सोनरा, रट लेना। ठीक है, रट लेना ही है, इसको याद कर लेना। देखिए एमर हमेशा पूछा जाता है, एमर वीट का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, समझ में आया, एमर का क्या था और ट्रिटिकम ड्यूरम से ही क्या तैयार किया जाता, सूजी या मैक्रोनी से। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो एमर वीट का हमेशा क्या है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम या कहते हैं बॉटेनिकल नेम पूछे तो क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम डाइकोकम। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम। और देखिए अभी ये क्वेश्चन और आगे आने वाला है, देखिए कितना बढ़िया है जो अभी आगे आएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया, मतलब जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ कोई भी देख लेगा, कभी नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन बेकार दिया है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन को सेट किया। ठीक है, कह रहा भारत में उपमा, दक्षिण भारत में, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये क्या है, प्यारा भारत। ठीक, तो क्या है, ये है उत्तर भारत इधर वाले, फिर यहाँ क्या है, दक्षिण भारत। ठीक है, ये सब क्या है, दक्षिण भारत। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो कह रहा है जो दक्षिण भारत है अपना, यानी इधर का एरिया। ठीक है, इधर का एरिया क्या है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में उपमा बनाने हेतु गेहूं की प्रजाति ट्रिटिकम डाइकोकम का उपयोग बहुतायत में होता है। ठीक है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है किसका, उपमा बनाने के लिए। उपमा एक डिश होती है, खाया जाता है। ठीक है, उपमा का नाम सुने होंगे, घरों पे भी बनाया जाता है। तो उपमा बनाने के लिए गेहूं की कौन सा गेहूं का प्रयोग किया जाता है, ट्रिटिकम डाइकोकम, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, यमर वीट। समझ गए, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम कह रहे थे थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम धान्य यानी फर्स्ट मैन मेड सीरियल यानी पहला मनुष्य के द्वारा निर्मित अनाज कौन सा है जो गेहूं और राई के संकरण से तैयार कराया गया। ठीक है, तो उसका क्या नाम है, ट्रिटिकेल। ठीक है, देखिए वीट को और राई को, इन दोनों का क्रॉस करा दिया गया तो क्या मिला, ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल एक क्या है, एक प्रकार का अनाज वाली फसल है। क्या है, अनाज वाली फसल है। फर्स्ट मैन मेड यानी एकदम मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये जान लीजिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिम्पू। क्या नाम था, रिम्पू। उन्होंने ये काम किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वीट और राई का क्रॉस करा दिया। ठीक है, वीट और राई का क्रॉस करा दिया गया, संकरण करा दिया। ठीक है, और उनके जो संतान उत्पन्न हुई उसे क्या बोले, ट्रिटिकेल। यानी कहते हैं वीट और राई की विवाह करा दिया। ठीक है, तो उनकी जो संतान उत्पन्न हुई उसे क्या नाम दिया गया, ट्रिटिकेल्स। और ये काम कौन किया, आदमी ने, फर्स्ट मैन मेड था ये। ठीक है, उनका क्या नाम था, रिम्पू। रिम्पू एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 79, क्वेश्चन नंबर है 79। ठीक है, कह रहा है ट्रिटिकेल का संकरण, यही है, ट्रिटिकेल का संकरण किन दो फसलों के बीच में कराया गया था। तो हमने यही कहा है कि वीट और राई का संकरण कराया गया तो कौन पैदा हुए, ट्रिटिकेल। ठीक है, वीट और राई का विवाह कराया गया। अरे साधारण भाषा में समझिए, समझ गए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है। गेहूं की कटाई करते समय, ठीक है, कह रहा है गेहूं की कटाई करते समय दानों में कितना प्रतिशत मॉइस्चर होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल है, अब क्या है, ये पक चुकी है और अब इसकी हमें हार्वेस्टिंग करनी है यानी कटाई करनी है। इससे हाशिया लेके अब चल रहे हैं, काटेंगे। कटाई करने के बाद इसकी थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग करने के बाद हम लोग क्या है, इसको स्टोर करेंगे। तो कटाई करते समय कह रहा है कि जो इसकी दाने हैं, गेहूं के जो सीड हैं, ठीक है, गेहूं के जो सीड हैं, इसके अंदर नमी यानी मॉइस्चर कितना होना चाहिए। कह रहा मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए जब कटाई कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, जब कटाई कर रहे हैं। एक होता है स्टोरेज के समय। ठीक है, दोनों बात अलग अलग हो जाएगी, एक बात याद कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कटाई यानी हार्वेस्टिंग के समय कितना मॉइस्चर होना चाहिए, तो 20 से 25%। कन्फ्यूज नहीं होना है, अभी बात किसकी चल रही है, कटाई की। जब हम लोग हंसिया लेके खेत में पहुंच जाते काटने, उस समय दानों में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, 20 से 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं तुरंत दिया है, सुरक्षित भंडारण हेतु गेहूं के दाने में कितना प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं 81। कह रहा है सुरक्षित भंडारण यानी अब क्या है, आप अपने घरों में ले जाके रखने वाले हो या स्टोरेज में रखने वाले हो इसको। तो कह रहा है जब हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं तो गेहूं के दानों में नमी की कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 से 12%। ये एकदम रट लेना पूरा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जब गेहूं आप स्टोर करने जा रहे हो, ठीक है, तब गेहूं के दानों में नमी यानी मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 10 से 12%। और जब आप गेहूं की कटाई करने जा रहे हो खेत में, तब मॉइस्चर कितना होना चाहिए उसके दानों में, 20 से
25%। दोनों में अंतर है, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन एक कह रहा है कि जो कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद खेत में छूटे तने या अवशेष का सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, ठीक है। यानी हम लोग, आप देखे होंगे एक बड़ी बड़ी मशीन आती है, एकदम बहुत ऊंचाई बैठ के एकदम काटते हैं गेहूँ, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। एकदम बड़ी बड़ी मशीन नहीं होती, पूरा ट्रैक की तरह, उसको ले जाके खेत में क्या है, गेहूँ की कटाई करते हैं। तो गेहूँ तो वो काट लेती है, लेकिन क्या है कि दुनिया भर के अवशेष गेहूँ के तने उन्हें खेतवा में छूट जाते हैं, खेत में क्या है, छूट जाते हैं। तो अब क्या है कि अब उस जो अवशेष छूट गए हैं उसको अगर हमें क्या है, प्रबंधन उसका करना है, कि वैज्ञानिक प्रबंधन करना है, ठीक है, यानी साइंटिफिकली उसे हमें मैनेज करना है। तो कौन क्या करेंगे, तो एक है हैप्पी सीडर। क्या है, हैप्पी सीडर, या इसे कहते हैं सुपर सीडर से बिना जलाए सीधे बुआई या रीपर या मल्चर से मृदा में मिलाना। एक होता है हैप्पी सीडर, मशीन है जिसका नाम है सुपर सीडर, उसी से क्या करते हैं, उस अवशेष को बिना जलाए, यानी जलाते नहीं है, बिना जलाए मृदा में मिला देते हैं, ठीक है। यह एक मल्चर मशीन भी आती, कहते हैं मल्चर, मल्चर गांव में क्या बोलते हैं, मल्चर। हैप्पी सीडर बोल दें, सुपर सीडर बोल दें, ठीक है, या रीपर बोल दें या मल्चर बोल दें, ये सब क्या है, एक मशीनें हैं जो कि जो गेहूं के अवशेष पड़े हुए हैं उसको क्या है, पूरे मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो यही है सबसे बेस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। जब कंबाइन हार्वेस्टर से आप अपने गेहूं की कटाई कर लिए हो तो फिर जो चीज़ें बच गई हैं उसके अवशेष उसको मृदा में मिला देंगे, किससे, हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर से या रीपर या मल्चर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 है, ठीक है। कह रहा है कि हैप्पी सीडर जो है मशीन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए हैप्पी सीडर मशीन का मुख्य कार्य क्या है, इनका एक क्या काम है इसका, ठीक है, क्या काम है इसका। तो कह रहा है कंबाइन के अवशेष की उपस्थिति में गेहूं की सीधे बुआई करना। कंबाइन के अवशेष की उपस्थिति में गेहूं की सीधी बुआई करना, यानी कुल मिला जुला के हैप्पी सीडर का एक ही काम है, जब हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर से जो उसको फसल काट लिए गेहूं को, जो अवशेष है उसको मिट्टी में मिला देना, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 84, 84, ठीक है। इसमें कह रहा है जो सुपर सीडर मशीन है एक ही पास में कौन से दो कार्य करती है, एक ही साथ कौन से दो कार्य करती है। पहला कह रहा है धान के अवशेष का बारीक मिश्रण एवं गेहूं की बुआई, ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की पराली या स्ट्रा, यानी जो उसके बचे हुए अवशेष हैं, खेत में जलाने से क्या नुकसान होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, गेहूं के जो अवशेष बचे हुए हैं आपके खेत में, ठीक है, अगर इसको हम लोग जला देंगे तो इसी खेत की मिट्टी में कुछ ऐसे मित्र कीट पाए जाते हैं। क्या है, मित्र कीट, यानी कुछ ऐसे कीट होते हैं, मित्र कीट उसे कहते हैं जो कीट हमारे लिए, हमारी फसलों के लिए जैसे अच्छे हों, उपयोगी हों, ठीक है। तो क्या है, जब जलाते हैं, जब गेहूं के जो अवशेष बचे होते हैं खेत में, ठीक है, या मतलब धान के जो अवशेष होते हैं, बचे होते हैं, जब उसको जला देते हैं तो उसके साथ क्या है, जो मित्र कीट हैं हमारे, जो कि हमारे लिए उपयोगी थे, हमारी फसल के लिए उपयोगी थे, वो भी जल जाते हैं, ठीक है, उसी के साथ वो भी जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। और क्या है, उससे जो धुआं निकलता है वो क्या है, पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है,
पर्यावरण में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। कहते हैं ना दिल्ली में बहुत वायु प्रदूषण बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो कहते हैं क्योंकि जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो पराली वराली ये सब जलाते हैं, उसका धुआं निकलता है, उसका धुआं दिल्ली आ जाता। ठीक है, यही सब समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कह रहा गेहूं की फसल की कटाई, ठीक है, कटाई सूचकांक औसतन कितना होता है? देखिए एक चीज़ याद रखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक शब्द लिखा गया है, एक मिनट, लिखा गया हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं HI। हार्वेस्ट इंडेक्स का एक फार्मूला है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, इसी से ये निकाला जाता है हार्वेस्ट इंडेक्स। ठीक है, तो कह रहा है गेहूं की फसल के लिए हार्वेस्ट इंडेक्स औसतन कितना होता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 40 से 45%। कितना हो जाएगा? 40 से 45%। ठीक है, यही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गेहूं में एक झुलसा रोग लगता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेड ब्लाइट या अल्टरनेरिया ब्लाइट के प्रबंधन हेतु क्या उपाय करना चाहिए? ठीक है, यानी झुलसा रोग या हेड ब्लाइट इसे कहते हैं, या अल्टरनेरिया ब्लाइट। तो इसके लिए मतलब क्या उपाय करेंगे कि ये बीमारी ना लगे? ठीक है, तो सबसे पहले स्वस्थ बीज का उपयोग करेंगे और मैंकोजेब का छिड़काव करेंगे। यानी जब भी हम लोग खेत में बोने जाएंगे तो हेल्दी सीड का प्रयोग करेंगे। ऐसा सीड बिल्कुल नहीं बोएंगे जिसमें ऑलरेडी झुलसा रोग लगा हुआ है। कभी कभी क्या है, कुछ रोगी बीज को भी हम लोग खेत में बो देते हैं। ठीक है, तो उसी रोगी बीज के साथ क्या है, ये बीमारी फिर खेत में आ जाती है और पूरे फिर क्या है, गेहूं के फसल को प्रभावित करती है। कह रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्वस्थ बीज का प्रयोग करेंगे, हेल्दी सीड का प्रयोग करेंगे बुआई के लिए। दूसरा, अगर हो भी जाता है ये बीमारी तो एक दवा होती है मैंकोजेब, इसका छिड़काव कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहे गेहूं की फसल में गिरने की समस्या को रोकने के लिए किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो सही है क्लोरमेक्वेट। ठीक है, या इसे CCC भी कहा जाता है, या लिहोसिन भी कहा जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। मतलब जैसे ये गेहूं का एक पौधा है, ठीक है, अब क्या है कि इसको गिरने नहीं देना है कि ये गिर जाए ऐसे बेचारा। ठीक है, गिरने की समस्या से रोकना है। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव इस पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए यही है कि हम लोग CCC या लिहोसिन या क्लोरमेक्वेट इसका छिड़काव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, PGR। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। या क्या है कि हार्मोन भी होते हैं, क्या है, हार्मोन भी होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन हार्मोन को दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक जो है ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। एक क्या करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक है, यानी एक ग्रोथ रोधक होते हैं, एक ग्रोथ वर्धक होते हैं। यानी एक वृद्धि को बढ़ाते हैं, किसी भी पौधे की वृद्धि को बढ़ाते जाते हैं, एक होते हैं उसकी वृद्धि को कम करते हैं। तो इनहिबिटर में देखिए, ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन हो गया,
जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन से हो गए? एब्सिसिक एसिड हो गया और इथाइलिन हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में ये कह रहा है कि गेहूं के भूसे को क्या कहा जाता है? गेहूं के भूसे को क्या कहा जाता है? क्या भूसा ही तो कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? ठीक है, तूड़ी या भूसा। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं के 1 हेक्टेयर फसल से औसतन कितना दाना उत्पादन होता है? ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर, कितना? 1 हेक्टेयर खेत में आप गेहूं बोए हो, 1 हेक्टेयर खेत में आप गेहूं बोए हो, तो इसमें 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं का उत्पादन होगा? तो लगभग 42 से 55 कुंटल गेहूं आपको 1 हेक्टेयर में मिलेगा। समझ गए? चलिए ठीक है। अगला एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेहूं में दाना और भूसा का औसत अनुपात कितना होता है? यानी जब हम लोग एक गेहूं की जो है फसल होती है, हमारी गेहूं की जो फसल है, इस फसल की जब हम लोग थ्रेसिंग करते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग करते हैं यानी मड़ाई करते हैं, तो क्या है कि जब थ्रेसिंग करते हैं तो जो भूसा है वो निकल जाता है अलग, और जो गेहूं का दाना होता है यानी सीड होता है वो अलग हो जाता है। तो कह रहा है इस दाना और भूसा का अनुपात क्या होता है? तो दाना और भूसा का अनुपात क्या होता है? तो इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? पहला सही हो जाएगा। 1:1:2:5 या 1 अनुपात यानी 1:1.5, तो यही सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गेहूं में चपाती की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए किसका मापन किया जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। यानी चपाती की क्वालिटी, ठीक है, का अगर हमें टेस्ट करना है, यानी जो रोटी बना रहे हो अगर उसकी क्वालिटी का टेस्ट करना है कि कैसा है, तो किस टेस्ट के द्वारा उसका करेंगे? तो पेल सेंके मान, ठीक है, एक होता है ये वाला, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक। अगला ये कह रहा है गेहूं के आटे में किस अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो लाइसिन की कमी होती है। ठीक है, लाइसिन की कमी होती है गेहूं के आटे में। ठीक है, अगला कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 94, ये कह रहा है कि गेहूं के भूसे में पशुओं के पाचन हेतु मुख्य बाधा क्या होती है? यानी जब हम लोग गेहूं का क्या है, गेहूं का भूसा जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग खिलाते हैं किसको? पशु को। इसको खिलाते हैं पशु को। अब पशु में क्या है, पशु इसको पचाते हैं खाने के बाद। ठीक है, तो कह रहा है कि इस भूसे में ऐसा क्या पाया जाता है? इस भूसे में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि पाचन में बाधा उत्पन्न करता है? ठीक है, यानी इस भूसे में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि पशु पचाने में थोड़ी समस्या। अरे कभी हम ही लोग कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि डाइजेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, कहते हैं अरे खाए थे लेकिन पचा नहीं। तो उसी तरह जो भूसा खिलाया जाता है पशुओं को, ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या पाया जाता है इस भूसे में जो कि बाधा उत्पन्न करता है? ठीक है, यानी पाचन में क्या है, समस्या उत्पन्न करता है। तो भूसे में क्या लिग्निन और सिलिका पाया जाता है जो कि इसके पाचन में बाधा थोड़ा उत्पन्न करता है, यानी अच्छे से पच नहीं पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, गेहूं की फसल में जीरो टीलेज तकनीकी का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? जीरो टीलेज एक तकनीकी है जिसके द्वारा हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं।
ठीक है, 0 टिल सीड ड्रिल कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, समय की, डीजल की और लागत की बचत होती है और समय पर बुआई हो जाती है। यानी 0 टिलेज तकनीकी के द्वारा जब हम लोग गेहूं की बुआई करने जाते हैं, ठीक है, 0 टिलेज तकनीकी के द्वारा जब हम लोग गेहूं की बुआई करने जाते हैं तो एक तो समय बच जाता है, यानी टाइम बच जाता है, डीजल बच जाता है, डीजल की भी थोड़ी बचत हो जाती है, ठीक है, और लागत भी थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है, और समय पर सबसे बड़ी बात है क्या है, समय पर बुआई हो जाती है, समय पर बुआई हो जाती है, ठीक है, समय पर बुआई हो जाती है। तो यानी समय पर डीजल और लागत की बचत और समय पर बुआई, ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए वही, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, 0 टिल सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग मुख्य रूप से किस फसल चक्र में गेहूं बोने हेतु किया जाता है। यानी एक मशीन है 0 टिल सीड ड्रिल, ठीक है, यह एक मशीन है, इससे क्या है, गेहूं की बुआई की जाती है, ठीक है, और कह रहा है कि किस फसल चक्र में गेहूं की, यानी जब हम लोग को धान के बाद गेहूं बोना होता है तब हम लोग इस मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, हाँ ठीक है, 96 खत्म, अब 97 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, गेहूं की फसल में जिंक और आयरन की पत्तियों पर फोलियर स्प्रे हेतु जिंक सल्फेट का कितना घोल प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यह क्या है, गेहूं की एक पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, गेहूं की एक पत्ती है, कह रहा है इस पे हमें क्या है, छिड़काव करना है, इस पे छिड़काव करना है जिंक सल्फेट का, किसका, जिंक सल्फेट का, समझ गए, जिंक सल्फेट का छिड़काव करना है। तो कह रहा है कितना घोल हम लोग प्रयोग करेंगे, तो देखिए इसमें पहला सही है, 5 ग्राम प्रति लीटर जल प्लस 2.5 ग्राम चूना। यानी मान लीजिए कि ये आपके पास बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में आप अगर 1 लीटर पानी लिए तो इसमें क्या है कि 5 ग्राम, ठीक है, जिंक सल्फेट डालेंगे और इसी में क्या है कि 2.5 ग्राम चूना भी डाल देंगे, ठीक है, समझ गए, चूना भी डाल देंगे। तो ये कहानी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेहूं के सुरक्षित भंडार करने के लिए गोदाम में किस रसायन की गोलियां रखी जाती, ठीक है। आप लोग अक्सर एक अपने घर पे ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग क्या है, गेहूं को हम लोग बोरी में भरते हैं तो क्या है कि उसी में एक गोली डाल देते हैं, ठीक है, एक गोली नहीं, थोड़ी सी मात्रा, जैसे जो ये एक होती है इस तरह की डिब्बी, ठीक है, इसी में क्या है, गोल गोल गोलियां आती हैं। जब हम लोग को गेहूं को स्टोर करना होता है तब इसको खरीद के लाते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ हाउस, क्या कहते हैं, सेल्फ हाउस, ठीक है। एक बड़ी बड़ी टैबलेट वाली गोली रहती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब गेहूं को स्टोर करने जाते हैं, जब गेहूं को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर यानी बोरियों में भर भर के जब किसी रूम में उसको रखने जाते हैं, स्टोर करने जाते हैं, तो इसको, इस सल्फास की गोली को, यानी एल्युमिनियम फास्फाइड, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फास, इसकी गोली को
थोड़ा सा मात्रा गेहूं के अंदर रख देते हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? हाँ, तो फिर क्या होता है कि अभी इसकी कहानी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 98 से संबंधित है। जो सल्फास होता है, ठीक है, सल्फास होता है, इसका क्या है, एल्युमिनियम फास्फाइड। ठीक है, एल्युमिनियम फास्फाइड ये एक होता है सल्फास के अंदर। ठीक है, अब क्या है, गेहूं के अंदर क्या है, नमी है यानी जल है। ये दोनों क्रिया करके क्या बना देते हैं, PH3 गैस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फास्फीन गैस। और यही गैस निकलती रहती है थोड़ा थोड़ा, और आपके गेहूं में कोई भी कीट अटैक नहीं कर पाते हैं। समझ गए? यही कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गेहूं की खेती में फसल चक्र अपनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, कि देखिए फसल चक्र अपनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, मृदा की उर्वरता बनाए रखना, कीट और खरपतवार का चक्र तोड़ना, यानी ये सही हो जाएगा। समझ में आएगा? क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र हम लोग इसीलिए अपनाते हैं कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है यानी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे, और जो उसमें सीड या वीड या इंसेक्ट जो होते हैं यानी खरपतवार जो होते हैं या कीट होते हैं उसको भी नष्ट करना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सही हो गया। 99 क्वेश्चन है। ठीक है, 99 समझिए या इसको 100 समझिए। ये यहीं पे इसका द एंड हो जाता है, यानी आज हम लोग गेहूं की जो फसल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ कर रहे थे सभी के सभी कर लिए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। अगर आप इस वीडियो को, तीनों वीडियो को अच्छे से देख लिए एक एक क्वेश्चन को, तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो अगर गेहूं से संबंधित यानी वीट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाएगा तो क्या है, वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के पीछे मैं जो भी लॉजिक रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं, कुछ नया रहा है तो उसको मैं बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं वीट के। अभी क्या है, सोयाबीन ख़त्म हुआ है, वीट ख़त्म हो गया। अब अगला मैं कोई और फसल लेके आऊँगा कल। ठीक है, कल यानी उसकी वीडियो आपको परसों मिलेगी, कल तो अभी आपको मतलब आज ये वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो क्या है, तो इस तरह से आपको जितनी फसलें हैं, ठीक है, जितनी भी फसलें चाहे वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की हों या वेजिटेबल क्रॉप की हों, ठीक है, या हमारे इस तरह की नॉर्मल क्रॉप की हैं, ठीक है, सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्रॉप को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, वीडियो हर दिन आएगी। ठीक है, प्लस जो मेरा पुराना जो इतिहास रहा है, जो मैं ट्रिकी वीडियो लेके आता था, वो भी बीच बीच में आएगी। ठीक है, वो भी बीच बीच में आती रहेगी। ठीक है, बहुत जल्द ही आपको एक बहुत अच्छी ट्रिकी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। जो भी है इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि मैं इतना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, बस यही है कि जब भी कोई इसको देखा करिए इस वीडियो को, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। जब लाइक हम लोग देखते हैं या अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिलता है पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो और मन करता है कि नहीं और अच्छा किया जाए, और अच्छा बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये आखिरी वीडियो है वीट की। अब कोई नई वीडियो आएगी किसी नए क्रॉप की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।